हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी। दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि जानते हैं 4 बजे हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास होता है। तो बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास लेकर मैं आप लोग के साथ हूँ। जैसे कि जानते हैं हम लोग जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन ख़त्म कर चुके हैं और अब हमारा थर्ड पेपर चल रहा है जो कि है लर्निंग एंड टीचिंग। तो चलिए लर्निंग एंड टीचिंग में हम देखते हैं कितना हमने कंप्लीट किया है। लर्निंग का डेफिनेशन कंप्लीट हो चुका है। आज हम लर्निंग प्रोसेस देखेंगे कि एक्चुअली में अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है। तो आइए, लर्निंग का डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर लिया था, लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कंप्लीट कर लिया था, लर्निंग का विशेषता हो गया है। अब हम अधिगम की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली में ये अधिगम की प्रक्रिया चलती कैसे है। किसी भी क्रिया को सीखने का अर्थ है कुछ क्रियाओं को एक साथ संपन्न करके संपूर्ण रूप से किसी अनुभव को प्राप्त करना। जैसे कि हम जानते हैं लर्निंग का मतलब ही होता है कि अनुभव के द्वारा जो है बिहेवियर में, व्यवहार में जो परिवर्तन आता है हम उसे लर्निंग कहते हैं। सही बात है। तो लर्निंग जो है कुछ क्रियाओं को एक साथ संपन्न करके संपूर्ण रूप से किसी अनुभव को प्राप्त करना, ये लर्निंग प्रोसेस में आता है। किस में आता है? अधिगम की प्रक्रिया में। संपूर्ण अनुभव अनेक क्रियाओं एवं उपक्रियाओं से प्राप्त अनुभवों से बनता है। इस प्रकार अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है। अधिगम की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। ये पूरी लाइफ चलने वाली कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डेस्टिल ने अधिगम प्रक्रिया के कुछ सोपानों का वर्णन किया है जो निम्नलिखित है। देखिए, जो हमारा अधिगम प्रोसेस है वो बहुत वाइड है, बोल सकते बहुत ही जो है व्यापक है। और ये जो ऐसा नहीं है कि आज स्टार्ट हो रहा है कल जाके ख़त्म हो जाएगा, वैसा नहीं है। ये जब हम जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में आता है वहाँ से अधिगम स्टार्ट हो जाता है। और जब तक बच्चा जीवित रहता है, जब तक इंसान जीवित रहता है, तब तक यह क्रिया जो है, यह प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। तब तक हम अपनी लाइफ में कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। सही है। तो अब हम देखेंगे कि इस अधिगम के प्रोसेस में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि अधिगम की प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करते हैं। अधिगम की प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करते हैं, जो हमारा प्रोसेस ऑफ लर्निंग है उसमें हेल्प होता है। सबसे पहले मोटिवेशन। हम बात करें अभिप्रेरणा की। देखिए, कुछ भी आपको सीखना है ना, कुछ भी सीखना है तो विदाउट मोटिवेशन हो ही नहीं सकता। आप खुद से अपने आप को एनालिसिस करके देख लीजिए, किसी और को एनालाइज करके देखिए। जब आपको कुछ सीखने का मन करता है या फिर आपको मन करता है कि ये मुझे भी जानना चाहिए, उसके आगे पीछे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है एक मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन का मतलब क्या कि हो सकता है कि आपने किसी और को देखा हो, आपको मन कर रहा हो कि आपको भी करना है, तो जो किसी और को आपने देखा वो आपके लिए मोटिवेशन हुआ। या फिर आपने ये सोचा कि अच्छा ये चीज़ मैं कर लूँगा तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगा, तो जो चीज़ मिलने वाला है वो आपका मोटिवेशन हुआ। या फिर जो है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, वहाँ पे उस चीज़ की आपको ज़रूरत महसूस हो रही है कि अगर मैं ये पड़ाव नहीं पूरा करूँगा तब तक मेरी लाइफ में ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो मुझे ये करना है। तो वहाँ पे जो चीज़ें आपको एक्चुअल में करना है उसके लिए जो आप चीज़ें सीख रहे हो वो आपका मोटिवेशन हुआ। तो कोई भी काम अगर आप अपनी लाइफ में सीखते हो तो मोटिवेशन के बिना पॉसिबल ही नहीं है, वो अभिप्रेरणा के बिना पॉसिबल ही नहीं है। कभी कभी ये अभिप्रेरणा जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है, कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट रहता है, लेकिन रहता जरूर है। ठीक है। वह कार्य जिसे मनुष्य करना चाहे किसी न किसी अभिप्रेरणा से संचालित होता है। छात्र इसलिए पढ़ते हैं कि परीक्षा में पास होकर अच्छी नौकरी या व्यवसाय हासिल करें। अभिप्रेरणा ही उद्देश्य की ओर ले जाने का कार्य करती है।
मानव जो भी कार्य करता है उसके मूल में किसी न किसी प्रकार की अभिप्रेरणा निहित होती है। ये फिक्स है कि ये अभिप्रेरणा होती ही है। और जो चीज़ आप पाना चाहते हो वो आपका उद्देश्य है, वो आपका मोटिव है, तो वहाँ तक पहुँचाने में जो हेल्प करता है वो अभिप्रेरणा ही है। व्यक्ति की बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिए विभिन्न प्रेरक उत्पन्न हो जाते हैं। इन प्रेरकों के कारण व्यक्ति अधिक क्रियाशील हो जाता है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए व्यक्ति सदा ही अभिप्रेरित रहता है। तो कोई भी उद्देश्य को पाने के लिए इंसान जो है अभिप्रेरित होता है और उसको प्रेरणा मिलती है, तभी वो आगे बढ़ता है। दूसरा हमारा जो होता है एलिमेंट, जो इसका सोपान है, जो एलिमेंट है, वो है उद्देश्य। जिस तरह से अभिप्रेरणा होता है, किसी भी काम को करने के पीछे अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जरूर होता है, उसी तरह से कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हम जो है उसका उद्देश्य बना ही लेते हैं या फिर बन ही जाता है। कोई भी चीज़ आप सीखने जा रहे हो तो उसका उद्देश्य बनता ही बनता है, एक फिक्स हो जाता है। अच्छा, ये मैं कर लूँगा तो मुझे वो मिलेगा, वो कर रहा है इसलिए उसको वो मिल रहा है तो मैं भी करूँगा। तो हर काम को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी चीज़ को सीखने से पहले उसका उद्देश्य, उसका ऑब्जेक्टिव जो है बनता ही है। किसी कार्य को सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। मनुष्य का भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी क्रिया को सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। मनुष्य उस क्रिया को नहीं सीखना चाहता जो उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती हो। बिल्कुल, जो चीज़ें आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेंगी वो चीज़ आप करोगे ही नहीं। आप वही चीज़ करोगे जो आपके उद्देश्य की पूर्ति करेगी। ठीक है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार करता है तथा उसका व्यवहार एक निश्चित दिशा की ओर केंद्रित होता है। उद्देश्य की स्पष्टता से व्यवहार को निश्चित दिशा प्राप्त होती है। तो अभी तक हमने क्या देखा, लर्निंग प्रोसेस के एलपी के जो है एलिमेंट्स कौन कौन आए। सबसे पहले आया एम, दैट मीन्स मोटिवेशन। दूसरा हमारा आया गोल, जिसका मतलब होता है उद्देश्य। ठीक है, आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, बाधा, ऑब्स्टेकल। अब ऐसा तो नहीं है कुछ चीज़ आप सीखने जा रहे हो उसके बीच में कोई बाधा नहीं आएगी, एकदम स्मूथ आप जाके सीख लोगे। कोई ना कोई बाधा तो आती ही आती, ऑब्स्टेकल्स तो आते ही आते हैं। उद्देश्य की प्राप्ति के दौरान बाधाओं का उत्पन्न होना निश्चित होता है। इन बाधाओं की उपस्थिति में व्यक्ति अनेक प्रकार का संभावित व्यवहार करता है, तभी वह इसके पश्चात किसी उपयुक्त व्यवहार पर पहुंचता है। उपयुक्त व्यवहार होने पर इन बाधाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। कोई भी काम हम जब स्टार्ट करते हैं या सीखते हैं या करने लगते हैं तो उसमें ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं आती हैं और ये निश्चित होता है। अब ये डिपेंड करता है हमारे बिहेवियर पर कि हम किस तरह से जो है व्यवहार करके उस उन बाधाओं को जो है टैकल करते हैं, उनसे जो है छुटकारा पाते हैं या फिर उनको दूर करते हैं, वो हमारे बिहेवियर पर होता है। और हम अगर वह उस तरह से मतलब वो बोल सकते ना उपयुक्त व्यवहार करते हैं जो कि उस ऑब्स्टेकल्स को, उन बाधाओं को दूर करने के लिए ज़रूरी है, अगर हम वैसा बिहेवियर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो सारी बाधाएं जो है दूर हो जाती हैं और नियंत्रण में आ जाती हैं। ठीक है, ये है हमारा डायग्राम जिसमें हम ये देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं। देखिए, ये है हमारा उद्देश्य जो हमने बनाया है। ठीक है, ये हमारा काम करने का तरीका है, हम ये काम करते हैं और फिर इधर से हमारे यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ, यहाँ पे समझ लीजिए कि आप है। ठीक है, आप यू वाई आप हैं, आपको अभिप्रेरणा मिला, मोटिवेशन मिला काम को करने का, इस उद्देश्य को पाने का। आप यहाँ से निकले, इसमें से निकले, यहाँ तक जा रहे हैं, तब तक ये बाधा, ये जो बाधा है इधर है, इधर है, ये दोनों आकर के आपका रास्ता रोकते हैं। तो आप उस तरह का व्यवहार, उस तरह का बिहेवियर करते हो जिससे कि ये बाधाएं
टूट जाए या फिर आपसे दूर हो जाए। तो ये दूर हो जाती है ऊपर नीचे, तो बाधा दूर हो गई तो आपने अपने उद्देश्य को पा लिया। ये इस तरह से है। और भी चीज़ें हैं जिसमें विभिन्न अनुक्रियाएं हैं, वेरियस रिस्पॉन्सेस हैं। जैसे बाधाओं को दूर करने के लिए तथा परिणाम स्वरूप अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति विभिन्न अनुक्रियाएं करता है, लेकिन सभी अनुक्रियाएं सही नहीं होती। उद्देश्य को अर्जित करने के लिए वो कुछ विशेष प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। मतलब है कि जब हम अपने रास्ते पर निकलते हैं अपने उद्देश्य को पाने के लिए, तो बहुत सारी बाधाएं आती है, जाहिर सी बात है, हम उससे लड़ते हैं, उसको फिर जो है हम दूर करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे रिस्पॉन्सेस निकलते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सेस निकलते हैं जिनमें से कुछ सही होता है, कुछ गलत होता है, और उसके बाद फाइनली हम अपने उद्देश्य को पाते हैं। तो वेरियस रिस्पॉन्सेस भी जो है हमारा विभिन्न अनुक्रियाएं निकलती हैं हम अपने जब रास्ते पर निकलते हैं अपने उद्देश्य को पाने के लिए। तो फिर है पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। सही बात है, किसी भी काम को करने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन ये रास्ता इतना लंबा होता है कि हमने यहाँ से तो हमें मोटिवेशन मिला, अभिप्रेरणा मिली, लेकिन इस रास्ते पे चलते 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 बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए, सब आए, चलते 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 हम कहीं ना कहीं थकने लगते हैं। तो ये जब हम थकने लगते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? रीइंफोर्समेंट की। फिर से हमें चार्ज होने की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें किससे मिलता है? या तो हम किसी को देख करके लेते हैं, या फिर हम खुद को अपने आप को जो है रीइंफोर्स करते हैं, या फिर कोई हमारे आसपास का ही जो होता है जो वो हमें रीइंफोर्स करता है कि नहीं कर सकते हो, करो, ये होगा, मतलब किसी भी तरीके से। तो ये बीच रास्ते में जो है हमें रीइंफोर्समेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, पुनर्बलन की ज़रूरत पड़ती है, फिर से एक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, फिर से चार्ज होने की ज़रूरत पड़ती है, जो यहाँ पर हमें अलग अलग बोलते हैं सोर्सेस के थ्रू मिलता है। जैसे पुनर्बलन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं तथा तथ्य आ जाते हैं जिनसे विवश होकर विद्यार्थियों को क्रियाएं करनी पड़ती है। अध्यापक का आदेश से स्वयं की इच्छा, बड़ों के सम्मान तथा सामाजिक मर्यादा से प्रभावित होकर जो कार्य किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है पुनर्बलन का काम कर रही हैं। वे सभी पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। जो भी अनुक्रिया संतोषजनक एवं सुखप्रद होती है वह पुनर्बलित हो जाती हैं। सभी असफल अनुक्रियाओं को भुला देना पड़ता है तथा सफल अनुक्रिया को स्थिति का सामना करने के लिए चुन लेना पड़ता है। ठीक है, ये पुनर्बलन हुआ। लास्ट हमारा है एकीकरण एवं सामान्यीकरण, इंटीग्रेशन एंड जर्नलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। इंटीग्रेशन एंड जर्नलाइजेशन क्या है? जैसे कि इसका नाम है एकीकरण, उसी तरह से इसका मीनिंग भी है। अधिगम की क्रिया के विभिन्न अंगों का संगठन नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए किया जाता है। ये क्या होता है कि आप इस रास्ते पे निकल रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है इस उद्देश्य को, इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए आप निकल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब निकल रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन साथ में इसको पाना है, तो ये जो चीज़ ऑब्जेक्टिव आप पाना चाहते हो ये तो आपके लिए नया है ना, न्यू है। इसके साथ आपके पास और भी पुराने जो है ज्ञान हैं, नॉलेज है, तो उनको और इसको दोनों को मिला करके रखना जो है एकीकरण कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है, जिसमें हम पहले के ज्ञान को, पहले ये सारे हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, ये सारे हमारे ज्ञान हैं, ये सारे हमारे नॉलेजेस हैं, तो इसको जो है हम ये नया नॉलेज जो हमें मिलने वाला है उन दोनों को जो है कनेक्शन बैठाते हैं और इकट्ठा करते हैं और अपने दिमाग में रखते हैं, उसको हम एकीकरण सामान्यीकरण कहते हैं। जब तक पूर्व एवं नवीन ज्ञान को जोड़ा नहीं जाता तब तक क्रिया संपूर्णता प्राप्त नहीं करती। जब तक हम इस न्यू नॉलेज को इन सारे पुराने नॉलेज के साथ नहीं जोड़ते हैं तब तक ये काम जो है पूरा नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार व्यक्ति नवीन सफल प्रतिक्रिया को पहले सीखी गई क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है। इसे नवीन ज्ञान का पूर्व ज्ञान से जोड़ना भी कहते हैं।
ऐसा करने से नवीन प्रतिक्रिया उसके ज्ञान का एक अंग बन जाती है और उसका संपूर्ण ज्ञान एकीकृत हो जाता है। अब उसका क्या है, इधर का भी ज्ञान और ये भी ज्ञान दोनों मिल करके एकीकृत हो गया, इंटीग्रेटेड हो गया, उसके पास नॉलेज भी बढ़ गया और पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ भी दिया तो उसको फ़ायदा हुआ। तो ये है हमारा लर्निंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि लर्निंग प्रोसेस में हम हर जो चीज़ है नया सीखते ही हैं, लेकिन जो चीज़ें भी हम नई सीख रहे हैं ऐसा नहीं है कि पुरानी चीज़ों को जो सीखा हुआ हमारा नॉलेज है, पुराना जो नॉलेज है उसको हम छोड़ेंगे, नहीं। पुराने नॉलेज को नए नॉलेज के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं, इंटीग्रेटेड करते हैं, जब हम एकीकरण करते हैं, तभी जा कर के जो है हमारा लर्निंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया लर्निंग प्रोसेस। आइए यहाँ पर आपको पूरा ये में दिखा देते हैं डायग्राम में। अतः यह स्पष्ट है कि अधिगम किसी क्रिया विशेष का नाम नहीं है। अधिगम के अंतर्गत अनेक उपक्रियाएं निहित होती हैं जो उसे पूर्णता प्रदान करती हैं। मतलब कि लर्निंग जो है एक ही काम का नाम नहीं है, एक क्रिया का नाम नहीं है। इसके अंतर्गत बहुत सारी उपक्रियाएं जो है सब एक्टिविटीज़ होती हैं और जिसकी वजह से जो है ये पूर्णता प्रदान करती है। आइए अधिगम का प्रोसेस को देखते हैं। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जो जरूरी है, उद्देश्य, बाधा जो आना ही आना है, फिर उसके बाद से हम इधर से चल रहे हैं, इधर से ऐसे, फिर उसके बाद से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, फिर उसके बाद से हमारा पुनर्बलन होता है। ठीक है, उसके बाद से हमारा पुनर्बलन होता है, उसके बाद से हम एकीकरण जो करते हैं, नए नॉलेज को पुराने नॉलेज के साथ जोड़ते हैं, तो ये हमारा अधिगम का प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जब भी आएगा ही आएगा, तो इसको इसी तरह से डायग्राम के साथ भी समझाइएगा और किस तरह से ये पूरे के पूरे 6 जो है इसके एलिमेंट्स, 6 सोपान इसको बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट है लर्निंग प्रोसेस में। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और आप लोग जब भी इसका आंसर लिखना होगा तो इसी तरह से लिखेंगे। चलिए हम इसकी इंग्लिश में देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ लर्निंग, पहला हमारा जो है मोटिवेशन है, दूसरा गोल है जो हमने किया, ऑब्स्टेकल है, वेरियस रिस्पॉन्सेस, रीएनफोर्समेंट, इंटीग्रेशन एंड जर्नलाइजेशन। इसी तरह से आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, इसमें भी आप डायग्राम बना लीजिएगा और बना करके इसको दिखा दीजिएगा। तो इस तरह से है हमारा, आप प्रोसेस ऑफ लर्निंग बोलिए, अधिगम की प्रक्रिया बोलिए, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये आता ही है। इसका नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसके बाद भी जो है इम्पॉर्टेंट ही आएगा। टिल देन हैव अ नाइस डे।